हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग 6th क्लास का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक का नाम है सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड। ये छोटा सा टॉपिक जरूर है, लेकिन इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए लेट न करते हुए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सार्वगुणज। सार्वगुणनखंड पहले लिख दीजिए एवं सार्वगुणज। खूब बढ़िया से समझेंगे मेरे भाई, खूब बढ़िया से, ताकि एक एक चीज़ क्लियर हो जाए और दोबारा देखने की ज़रूरत न पड़े। इंग्लिश क्या हो सकती है? इंग्लिश हो जाएगा कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन। तो सार्वगुणनखंड के बारे में हम सबसे पहले समझेंगे। अब सार्वगुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड के बारे में तो खूब बढ़िया समझ लिए हैं। सार्वगुणनखंड का मतलब होता है कि जो गुणनखंड मिला जुला स्वरूप हो। जैसे एग्जांपल बताते हैं तो समझ में आएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। कॉमन का अर्थ ही होता है जो उपलब्ध हो, उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब होता है बहुत सारे अंकों में जो अंक मिलता जुलता हो। जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे ले लिए, कोई अंक ले लीजिए 12। अब 12 को कितने तरीके से हम तोड़ सकते हैं? इसका मतलब हुआ कि गुणनखंड अगर निकालते हैं तो पहले देखिए कि 12 के कितने फैक्टर्स हैं, कितने गुणनखंड है, अर्थात कौन कौन सी संख्या से अगर भाग देंगे तो कंप्लीट भाग लगेगा, पूरा का पूरा भाग लगेगा। माने 12 को अगर किसी संख्या से हम भाग दें और 12 पूरी तरह कट जाए उस संख्या से, तो उस संख्या को लिखेंगे। तो दुनिया की कोई भी संख्या हो, 1 से तो पहले कटेगी, तो 1 लिख दिया हमने। 2 से भी 12 कटेगा, 3 से भी 12 कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, उसके बाद 7, 8, 9, 12 से कटेगा। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12, 6 दूना 12, 12 एकम 12, इतना से कटेगा। कोई दूसरा अंक भी ले ले, 15 ले लो मान लो, चलो 15 को भाग दो, तो यहाँ 1 से कटेगा, ठीक है। 3 से कटेगा, 3 5 15, 5 से कटेगा, 5 तिया 15, फिर उसके बाद एक ही बार 15 से कटेगा। अब यहाँ 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 15 से कट रहा है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कौन कौन से अंक उपलब्ध है। कॉमन का मतलब ही होता है कि इसमें और इसमें कौन सा अंक कॉमन है, कौन सा अंक मिला जुला स्वरूप है, मिल रहा है। तो एक तो पहले 1 मिल रहा है, 1, फिर 3 भी मिल रहा है और कोई अंक नहीं मिल रहा है। मतलब 1 और 3 जो हो गए, ये दोनों अंक के सार्वगुणनखंड हो गए। क्या हो गए? सार्वगुणनखंड हो गए। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत? बढ़िया समझ में आया? दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं। चलिए कोई और एग्जांपल ले लीजिए। चलिए हमें 8 ले लेते हैं। चलो 8 का कौन कौन से फैक्टर्स होगा, कौन कौन से गुणनखंड होगा? देखिए 1 से तो कटेगा ही कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5, 6, 7, 8 से कटेगा। और कोई अंक ले लो दूसरा कुछ, ठीक है। 9 ले लो, चाहे 15 ले लो, 12 ले लो, 12 तो लिए हैं यहाँ पे। कोई अंक ले लीजिए, 11 ही ले लीजिए। चलिए 11 ले लीजिए। तो 11 लेंगे तो ये 11 तो 1 से कटेगा और फिर 11 से ही कट सकता है, दूसरा कोई अंक नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कौन कौन से अंक कॉमन है, ठीक है। तो इसमें एक ही सिर्फ दिखाई दे रहा है, 1 और 1, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। तो एक जो अंक मिला इसको कहेंगे सार्वगुणनखंड। क्या बोलेंगे? सार्वगुणनखंड। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें और इसमें सिर्फ 1 ही मिले हैं, इसमें 2 मिला है। माने 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, 1 से अधिक मिले तो वैसे संख्या को तो इसके अंतर्गत रखा। लेकिन वैसी संख्याएं जिसमें अगर उसका गुणनखंड सिर्फ 1 ही मिले, इसमें 2 मिला, कुछ और भी अगर अंक लेते हैं तो हो सकता है 4 मिल सकते हैं, 5 मिल सकते हैं, 6 मिल सकते हैं। लेकिन वैसे अंक भी हैं जिसका सार्वगुणनखंड सिर्फ 1 ही आ रहा है, एक सिंगल 1 आया, मतलब कोई अंक सिर्फ 1 ही आया, ठीक है। तो जब 1 ही आएगा तो उस संख्या को, वैसी संख्याओं को हम कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्याएं। तो आपसे पूछा जाए कि को प्राइम नंबर्स क्या है? इंग्लिश होता है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या है? तो इस तरीके से बता सकते हैं कि वैसी संख्याएं जिसका गुणनखंड निकालने के बाद सिर्फ 1 ही गुणनखंड मिले, उस संख्याओं को हम कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। फिर से देख लीजिए,
सार्व गुणनखंड तो समझ में आ गया कि 2 या 3 अंक हो। उसका हम सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं, माने किन किन अंकों से भाग लग सकता है। लगने के बाद मिलाएंगे कि सब उसमें कौन कौन से अंक मिल रहे हैं। जो मिल रहा है तो बोलेंगे कि सार्व गुणनखंड उनका ये हो गया, मिला जो स्वरूप है तो कहेंगे सार्व गुणनखंड हो गया। और एक ही अंक मिल रहा है, ठीक है, सिर्फ एक अंक मिले तो उसको वैसी संख्याओं को, उस संख्याओं को जो संख्या में सिर्फ फैक्टर्स में एक ही अंक मिल रहा है उसका नाम हो गया सअभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर कह सकते हैं 8 और 11 सअभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ पे 12 और 5 सअभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि इनके जो फैक्टर्स हैं उसमें 2 फैक्टर्स हमको मिल रहे हैं, एक फैक्टर्स नहीं मिल रहा है। दूसरा अंक ले लीजिए। अब उसको जांच करने के लिए आ सकता है कि मान लो कह दिया जाएगा यहाँ पे कि 9, ठीक है, फिर कह दिया जाएगा कि आप 27। अब बोला जाएगा कि बताइए ये सअभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं। क्वेश्चन आ गया कि 9 और 27 में बताएं ये सअभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं। तो सबसे पहले इसका फैक्टर्स बताइए कौन कौन से होगा। तो इसका तो 1 होगा, 3 से भी कटेगा, 9 से कटेगा, और कोई अंक नहीं है। ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 और 27, और 4 5 6 7 8 9 से कटेगा, 9 3 27। उसके बाद बीच में कोई नहीं है। उसके बाद हमको लगता है कि सीधा कटेगा 27, 1 से 3 से 9 से 27 से, बीच में कोई अंक नहीं है जिससे ये कटे, ठीक है। अब इसमें मिलाएंगे कि कौन कौन से अंक मिला। तो एक मिला, फिर एक 3 मिला, और फिर 9 भी मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि 1 से अधिक गुणनखंड इसमें उपलब्ध हैं। तो ये इसके सार्व गुणनखंड हो गए, 9 व 27 के ये सार्व गुणनखंड हो गए। अब क्वेश्चन आएगा कि क्या सर यह सअभाज्य संख्या है। तो नहीं, सअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 1 से अधिक गुणनखंड मिल रहे हैं। तो उस हिसाब से ये गलत है, सअभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। मुझे लगता है ये क्लियर हो चुका होगा। सार्व गुणनखंड के बारे में हमने समझ लिया। अब इसको जल्दी से मैं मिटा दूं। आप स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर देखना हो तो बढ़िया से देख लीजिए। और इसके बाद हम पढ़ाते हैं सार्व गुणज के बारे में। चलिए मिटाते हैं फिर, ठीक है। चलिए इसको मिटाया जाए। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है अब पढ़ेंगे दूसरा भाग, कौन सा है, सार्व गुणज के बारे में। सार्व गुणज, कॉमन मल्टीपल्स के बारे में। तो कॉमन मल्टीपल्स क्या है, तो सबसे पहले कोई अंक ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमने 3 ले लिया, तो 3 के गुणज कौन कौन से होंगे। इसका मतलब 3 का पहाड़ा पढ़ देंगे। 3 का पहाड़ा पढ़ो, कौन कौन सा होगा गुणज इसका। 3 का 3 3 6 3 का 9, इस तरह से चलेगा, 12 15 आगे तक जाएगा, अनंत तक जा सकता है, ठीक है। अब 4 ले लो, ठीक है, 4 मैंने 2 अंक ले लीजिए, 3 अंक ले लीजिए। उसमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से अंक मिल रहे हैं। गुणज का मतलब होता है कि पहले उसका पहाड़ा पढ़ दीजिए, इसका भी पहाड़ा पढ़ेंगे। गुणनखंड में क्या था, कितने उसके खंड हो सकते हैं, जो उनसे भाग लग रहा था वो था। जैसे मान लीजिए कि 4 का कहा जाए गुणज कौन है, तो कहेंगे 4 है, 8 है, 12 है। लेकिन कहेंगे कि इस तरह से आगे भी चलेगा, 4 का गुणनखंड कौन है, तो 1 से भाग लग सकता है, 2 से भी भाग लग सकता है, 4 से भी भाग लग सकता है। इसको छोड़कर 4 में किसी अंक से पूरा भाग नहीं लग सकता है, तो इसके ये गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इसके गुणनखंड नहीं है, ये इसके गुणज है, ठीक है। अंतर समझिए गुणज और गुणनखंड में, ठीक है। समझ रहे मेरे भाई। हमने कहा कि अगर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो उसके गुणज है, लेकिन 4 को कितना से हम लोग पूर्ण भाग दे सकते हैं वो उसके गुणनखंड में आएंगे, ठीक है। ऐसे तो खंड करने का मतलब अलग होता है, लेकिन हम यहाँ कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स के बारे में समझ रहे हैं। यहाँ देखो 4 जो है, 4 को लिख सकते हैं 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, इस तरह से लिख सकते हैं आगे की तरफ, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें मिला जुला स्वरूप निकालो, जो मिल रहा है इसमें मिल रहा है, जो इसमें मिल रहा है। तो देखो न 4 मिलेगा ना 8 मिलेगा, 12 मिल रहा है, तो 12 मिल सकता है। 12 का पहाड़ा पढ़ दो, सब मिलेगा। एक अंक जहाँ मिला वहाँ से तुम पहाड़ा पढ़ दो, सारे के सारे अंक जो पूरी तरह से कट सकते हैं, मतलब 3 में भी आएंगे और 4 में भी आएंगे, ठीक है। 3 में कौन सा मिल रहा है, 12, 4 में कौन सा मिल रहा है, 12, ठीक है। तो 12 का पहाड़ा पढ़ो, 12 का 12 12 24 बढ़ती है 36, इस तरह से आगे चलते जाओ, अनंत तक जा सकता है। अब डिवाइड देकर देख लो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 से भाग देगा तो 12 भी कटेगा, 3 से भाग देगा तो 24 भी कटेगा, 3 से भाग देगा तो 36 भी कटेगा, 4 से भाग दो 4 से 12 भी कटेगा, 4 से 24 भी कटेगा,
4 से 36 भी कटेगा। इसका मतलब हुआ कि पहला अंक का आप गुणज निकालिए, दूसरा अंक का गुणज निकालिए, एक अंक कहीं मिला उसका पहाड़ा पढ़ दीजिए, ठीक है। जहाँ तक चल जाए सारे के सारे जो अंक मिलेंगे वो सारे के सारे कौन से अंक कहलाएंगे? सार्वगुणज कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे? सार्वगुणज। क्लियर है? अगर 2 अंक में कहा जाए कि इसे सार्वगुणज पहचानिए तो पहला का लिख दीजिए पहाड़ा, दूसरा अंक का भी लिखिए पहाड़ा, उसका मिलाइए कि कहाँ कौन सा अंक मिल रहा है। अगर कोई अंक मिला, जैसे 7 ही मिलता दोनों में, 7 मिलता तो 7 का पहाड़ा पढ़ देते, 7 का 7 14 17 के 21, इस तरह से चल जाता अनंत तक, समझ रहे हैं? वो उसका सार्वगुणज हो जाता। मुझे लगता है क्लियर है। अब एक छोटा सा टॉपिक इसके बारे में इसी से रिलेटेड है, उसको मैं बता रहा हूँ। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे मिटाना है। चलिए मिटा दो मेरे भाई, चलिए मिटाते हैं। अब देखिए एक टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड। कौन सा टॉपिक है? अभाज्य। खूब बढ़िया समझिए, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। इंग्लिश हो जाएगा प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, प्राइम फैक्टर्स किस प्रकार से हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। जैसे कोई भी अंक ले लीजिए, ठीक है, कोई अंक ले लो। जैसे मान लो यहाँ पे हमने 36 लिया, चाहे 12 ही ले लो, पहले यहाँ पे 12 ले लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं ताकि दोनों तरफ हम बता पाएंगे। 12 ले लीजिए, ठीक है। पहले इस शीशा को थोड़ा सा हटा दीजिए, ठीक है। 12 ले लिए हैं, ठीक है। अब 12 को हम देखेंगे कि 2 से, इसमें एक नहीं लेना है, ठीक है। अब 12 को सबसे पहले 2 से देखेंगे कि 2 में कितना से गुना करेंगे तो 12 आएगा, तो 2 छके 12, ठीक है। फिर अब 2 का काम कंप्लीट हो गया। फिर 3 देखो, 3 से कितना में गुना करेंगे, ठीक है, तो 12 आएगा, तो 4 हो सकता है। फिर अगर 4 लेते हैं तो 4 गुना 3 तो सेम आ जाएगा, ठीक है। 5 लेते हैं, 6 भी लेते हैं तो 6 दूना 12, फिर सेम आ जाएगा। 7 लेंगे, 8 लेंगे, 9 लेंगे, 10 लेंगे, 11 12, खत्म, ठीक है। एक नहीं लेना है, ठीक है, बाकी सब लिख सकते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ लिखा कि 2 गुना 6 12 हुआ, यहाँ लिखा 3 से 3 गुना 4 12 हुआ। अगर इसके बाद भी लिखते हैं आप तो 4, पहले 2 का काम किया, 2 गुना 6, फिर 3 का काम किया, 3 गुना 4, फिर 4 से तो जाएगा नहीं, 4 से अगर जाता भी है तो 4 गुना 3 होगा, तो एक ही चीज़ है तो हटा देंगे। 5 से जाएगा नहीं, 6 अगर लिखते हैं तो 6 गुना 2 हो जाएगा, तो 2 गुना 6 लिखेंगे, सेम चीज़। समझो पहले क्या बोल रहे हैं। अगर 12 लिया, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करो, 2 में कितना से गुना करेंगे तो 12 आएगा, तो 6 में, फिर 2 का काम कंप्लीट। अब 3 लेंगे तो 3 में कितना से गुना करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है, तो 4 आएगा। फिर अब 3 का काम कंप्लीट, फिर 4, तो फिर 4 3 12 लिखो, चाहे 3 चौका 12 लिखो, एक ही चीज़ है, उसको छोड़ देंगे। फिर 5 लोगे तो 5 के गुना में तो 12 आता नहीं है श्रीमान। 6 लोगे तो 6 दूना 12, तो फिर तो 2 गुना 6 लिखे हैं। इसका मतलब इसके 2 ही फैक्टर्स यहाँ पे मिले। और फिर ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा, आगे ये हल हो सकता है कि नहीं, थोड़ा देखते हैं, ठीक है। चलिए 2 का 2, 6 को हल करिए तो लिख सकते हैं 2 गुना 3, 2 3 6, ठीक है। अब ये गुना करोगे तो 12 आएगा। यहाँ पे देखो तो 3 का 3 लिखा। 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी का 4। अगर देखा जाए तो इसमें कितने 2 हैं? 2 2 हैं और 1 3 है। इसमें कितने हैं? 2 2 हैं और 1 3 है। इसका मतलब हुआ कि लास्ट में जाकर जहाँ पे सेम आपको मिल रहा है वो उसका अभाज्य गुणनखंड है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड ये हुआ, ठीक है। और जो आपको इस तरह से शाखाओं के रूप में दिखाई दे रहा है, इधर से और इधर से, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, गुणनखंड वृक्ष, गुणनखंड वृक्ष, फैक्टर ट्री, फैक्टर ट्री। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको गुणनखंड वृक्ष कहते हैं। दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 36 हो गया। 36 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। लास्ट वाला जो मिलेगा ना, जिसके बाद लास्ट में तोड़ ही नहीं सकते हैं आप, वैसे फैक्टर्स मिल जाए जिसको लास्ट में उसके बाद आप लोग तोड़ नहीं सकते हैं, उसको हटा नहीं सकते हैं, ठीक है, मतलब आगे के भाग में तोड़ा नहीं जा सकता है, तो सीधा सीधी कहेंगे वो उसका अभाज्य गुणनखंड, लास्ट गुणनखंड को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। बस यही समझ लीजिए। जैसे मान लो इसका भी देखते हैं, ठीक है, तो पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 में कितना से गुना करेंगे? 36 आएगा। 18 में 2 से 18 में गुना करोगे तो 36 आएगा। चलो 2 का काम कंप्लीट।
3 से कितना होगा 12, 12 में गुना करोगे बढ़ती है 36, ठीक है। फिर 4 से जाएगा, 4 से 4 9 36 कट जाएगा, सही है। 5 से नहीं जाएगा, 6 से भी जाएगा, 6 के 36, ठीक है। 7 से 8 से 9 से 9 चौका तो 9 तो है ही, 10 11 12 12 है ही, 13 14 15 16 17 18, चलो इतना ही होगा, ठीक है। बाकी कोई भी लोगे तो रिपीट हो जाएगा, उलट के रिपीट हो जाएगा, हमको रिपीट वाला नहीं लेना है। जैसे इसमें देखो 2 गुना 6 मिला था, 6 गुना 2 हमने नहीं लिया, उसी प्रकार से 2 गुना 18 यहाँ मिल गया था, 18 गुना 2 उधर नहीं लेना है। 3 गुना 12 हो गया, मैंने 2 का काम कंप्लीट, 3 का काम कंप्लीट, 4 का काम कंप्लीट, 5 से तो भाग लगेगा, 5 का गुणज में आएगा ही नहीं, 6 को लेंगे। 7 के बाद अगर ऊपर जाते हैं तो फिर से रिपीट होने लगेगा उल्टा करके, वो नहीं लेना है। चलो इसको तोड़ते हैं आगे, ठीक है, इसको हल करो। 2 18 को क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं 2 गुना 9 लिख सकते हैं मेरे भाई। फिर इसको लिखेंगे ना, 2 का 2 लिख दिया, इसको लिख दिया 2 गुना 9, फिर 2 ये 2 और 9 को लिखेंगे 3 गुना 3 लिख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। गुना करोगे तो फिर आ जाएगा तुम्हारा 36, इसको हल करें। 3 का 3 लिखो, 12 है तो लिख सकते हैं 2 छके 12, फिर आगे 3 ये 2 का 2, यहाँ पर 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 लिख सकते हैं नहीं मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर उसी प्रकार से इसको हल करो। 4 को लिख दो, 2 गुना 2 4 को लिखो, और इसको लिख दो 3 गुना 3 3 गुना 3 यहाँ पर लिख दो, ठीक है। फिर 6 है तो 6 को भी लिख सकते, अगर एक एक स्टेप तोड़ना है तो एक एक स्टेप तोड़िए। 4 को 4 लिखो, इसको 3 गुना 3 कर दो, फिर एक स्टेप में इसको तोड़ो, 2 गुना 2 और 3 गुना 3, समझ रहा है मेरे भाई। उसी प्रकार से इसको 6 का 6 रहने दीजिए, इसको लिख दीजिए 2 गुना 3, और दूसरा बार 6 को तोड़िए 2 गुना 3 और 2 गुना 3। अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ कितने 2 हैं, यहाँ 2 2 हैं, 2 2 हैं यहाँ पे, और 2 3 है यहाँ पे। इसमें ध्यान से देखिए तो 2 2 हो गए इसमें भी, और 2 3 हो गए इसमें। इसमें देखिए 2 2 हो गए और 2 3 हो गए, फिर इसमें भी वही कंडीशन आ गया है, 2 2 हो गए 3 3 हो गए। इसका मतलब लास्ट इसके बाद आप तोड़ नहीं सकते हैं, अलग अलग भाग में इसका टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो जो लास्ट आपको इधर से चले या इधर से चले या इधर से चले या इधर से चले, सारा का सारा लास्ट में जो आपको दिखाई दे रहा है, सारा का सारा एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो इसको आप लोग कहेंगे कि जो लास्ट वाला जो आया ये सब सेम है, इसी का नाम है श्रीमान अभाज्य गुणनखंड। क्या है, तो अगर पूछेगा कोई कि 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो 36 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। इसमें से किसी को भी नहीं कह सकते अभाज्य गुणनखंड। अगर ये लेते हैं तो फिर भी उसके बाद तोड़ सकते हैं, ये लेंगे तब भी तोड़ सकते हैं, ये लेने के बाद लास्ट में कुछ नहीं टूटेगा। इसका मतलब हुआ कि लास्ट जो उसका फैक्टर्स निकल रहा है उसी का नाम है अभाज्य गुणनखंड। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है टहनी की तरह, इस तरह से लग रहा है कि वृक्ष है, तो इसी का नाम है गुणनखंड वृक्ष। मैंने आपको दिखाई दिया तो ये हो गया गुणनखंड वृक्ष, ठीक है, ये गुणनखंड वृक्ष है। तो अगर इस तरह के कोई बात आपसे कहे तो इस तरीके से समझा सकते हैं। मुझे लग रहा है अभाज्य गुणनखंड के बारे में बढ़िया से पता चल गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया मेरे भाई, चलिए हो गया होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आगे भी वीडियो लाते रहेंगे, तब तक थोड़ा सा और इंतजार। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।